बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CS 201 का जीडीबी सॉल्यूशन। बहुत ही यूनिक वे में आपको इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा कंसेप्ट के साथ, और आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पे न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी सिस्को असाइनमेंट के नेम से। ये CS 201, CS 206 और CS 610 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना, सारा कुछ। अगर आप लोग ये असाइनमेंट मिस करते हो तो आप फेल हो सकते हो अपने पूरे सेमेस्टर के अंदर, और आपको CS 201 का सब्जेक्ट अगेन रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो उससे अच्छा है कि पहले आप इस असाइनमेंट की कंप्लीट डिटेल लो, फिर उसको कंप्लीट अच्छे से करो ताकि उसमें से अच्छे मार्क्स आ सकें। और अगर आप पेड पे बनवाना चाहते हो वो असाइनमेंट तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको बना दूंगा मुनासिब चार्जेस में। और एक चीज़ का ख्याल भी रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो बहुत ही लो चार्जेस लेके आपको बना के दे रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो फेक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, और बहुत हाई चार्जेस वाले भी फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचना है, पहले वीडियो देखनी है फिर आपने अपनी असाइनमेंट बनाना है। ना बने ना टाइम हो तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना जीडीबी सॉल्यूशन। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो जीडीबी सॉल्यूशन है वो ओपन होगा 8 जनवरी और 9 जनवरी, यानी कि 8 जनवरी को ओपन होगा और 9 जनवरी तक ओपन रहेगा। 2 दिन का टाइम होगा हमारे पास इसको अपलोड करने के लिए। बहुत ही सिंपल जीडीबी उन्होंने हमें दी है। सबसे पहले हम जीडीबी का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है हमें कि सपोज यू हैव बीन हायर्ड एज अ C++ डेवलपर। सपोज़ करो कि आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने C++ डेवलपर के तौर पे हायर कर लिया है, और उन्होंने आपको एक काम दिया है। क्या काम है? डिवेलपिंग एन एप्लीकेशन विद 2 की कंसिडरेशंस। उन्होंने आपको एक काम दिया है कि आपने एक ऐप बनानी है जिसकी 2 रिक्वायरमेंट हैं, मेन 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, द एप्लीकेशन शुड फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम है ये वो फॉलो करती हो। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम है क्या, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडियम दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है टू डिज़ाइन एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एप्लीकेशंस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स का यूज़ इसमें क्यों किया जाता है? दीज ऑब्जेक्ट्स कंटेन डाटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें जो फॉर्म ऑफ डाटा होता है वो एट्रीब्यूट्स की शक्ल में होता है और ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में होता है, जिसमें से मेमोरी को एलोकेट करना भी और डी एलोकेट करना भी बहुत ईजी होता है। इसलिए ये ऐप बनाई जा रही है जिसमें क्या सीन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम जो है वो लाजमी यूज़ करना है। अब इसका दूसरा जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज मेमोरी लीक्स आर अ क्रिटिकल कंसर्न इन द एप्लीकेशन। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो मेमोरी लीक्स का इशू है इस एप्लीकेशन के अंदर वो क्रिटिकल कंसर्न है, उसको भी हमने सॉल्व करना है। अब बेसिकली मेमोरी लीक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई एक ऐप है, ठीक है, ऐप है, ठीक है, आप व्हाट्सअप ही समझ लो। जब आप उस पर क्या करते हो कि ज़्यादा आपके पास व्हाट्सअप में मैसेज आ जाते हैं और वो क्या होता है, हैंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्रैश कर जाती है। तो वो जो चीज़ होती है उस चीज़ से भी बचाना है हमने अपनी ऐप को। क्यों? क्योंकि उसमें मेमोरी एलोकेशन का मसला है। उसमें हमने ऐसा उसको डेवलप करना है कि उसमें जो मेमोरी का रीज़न है कि मेमोरी लीक्स ना हो। बेसिकली मेमोरी लीक से क्या होता है कि ऐप जो होती है वो क्रैश कर जाती है, ठीक है, और क्या होता है कि उससे वो ऐप बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है या फिर क्रैश कर जाती है। तो इस रीज़न को बचाने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या करना है कि उस ऐप को उस तरह से ही डेवलप करना है ताकि उसमें जो मेमोरी एलोकेशन है और डी एलोकेशन होती है मेमोरी की वो सही तौर पे काम करती रहे। अब ये 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। साथ ही उन्होंने हमें बोला है, गिवन द 2 मेन पॉइंट्स अब मेंशन्ड अबाउट यू हैव द ऑप्शन टू एलोकेट मेमोरी यूजिंग द न्यू ऑपरेटर आर मोलेक फंक्शन। ठीक है,
उन्होंने क्या बोला है कि ऊपर वाले ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप एलोकेट कर सकते हो मेमोरी को दो ऑपरेटर यूज़ करते हुए। एक तो है न्यू ऑपरेटर के नाम से और दूसरा है मोलेक फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों में से हमने एक चूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है कि मोलेक या न्यू फंक्शन जो है हमने वो चूज़ करना है और उसको लेके हमने जस्टिफाई करना है कि हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को डेवलप करने के लिए। फिर हमने उसको जस्टिफाई करना है कि हम ये वाला फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास न्यू और मोलेक ये जो दो ऑपरेटर और फंक्शंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले उससे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही थोड़ा सा आपने इसका आंसर लिखना है। कोई आपने इररेलेवेंट डिटेल नहीं देनी, कोई आपने लेंथी डिटेल नहीं देनी। आपका जो आंसर है वो मस्ट बी 3 to 4 लाइन्स होना चाहिए, यानी कि आप नॉर्मली 5 से 6 लाइन्स का आंसर लिख सकते हो। जब वो LMS पे पेस्ट करोगे तो वो 3 से 4 लाइन्स का ही रह जाएगा। तो मतलब कि 5 से 6 लाइन्स का आंसर आपका होना चाहिए। और मेन चीज़ है कि आपने वहाँ पे पॉइंट जो साइज़ है, ठीक है, वो 12 पॉइंट साइज़ रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ और टाइम न्यू रोमन स्टाइल रखना है बस। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने सेम लिखा है कि वायलेशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस में लीड टू मार्क डिडक्शंस। तो आपने एक तो लेंथी डिटेल नहीं लिखनी, ठीक है, कोई आपने हेडिंग नहीं देनी, कोई लेंथी डिटेल नहीं लिखनी, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट कंसाइज फोकस रिस्पॉन्स लिखना है विद 3 to 4 लाइन्स जस्ट। अभी आपको मैं समझा देता हूँ, मैं अगेन आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको इसका सोल्यूशन समझाता हूँ। ठीक है, आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ना C++ डेवलपर सॉफ्टवेयर कंपनी ने हायर किया और आपको बोला है कि एक एप्लीकेशन बनानी है। उस एप्लीकेशन में दो मेन फीचर होने चाहिए। पहला ये कि वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम को फॉलो करती हो, और दूसरा ये कि उसमें जो मेमोरी लोकेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेमोरी लीक्स का जो क्रिटिकल इशू है वो ना हो। और हमारे पास एक न्यू ऑपरेटर है और एक है मोलेक फंक्शन। हमने इन दोनों में से एक चूज़ करना है इसको डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले जो न्यू ऑपरेटर है और मोलेक फंक्शन है, इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने चैट GPT से इनका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। बेसिकली आप यहाँ से अपना आंसर डेवलप कर सकते हो, लेकिन आपको कख समझ नहीं आएगी कि आपने क्या डेवलप किया क्या नहीं किया। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आप इसको एक एक पॉइंट दो कि मुझे ये चीज़ समझनी है। आपको मैं सोल्यूशन बनाया दूंगा, जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें आप पहले अपने क्वेश्चंस को समझो, फिर उनको देखो, समझ के फिर उसका आंसर आप निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे देखो तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। जो न्यू ऑपरेटर है, अगर हम वो C++ में यूज़ करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, बेनिफिट क्या होगा, वो आपको बताता हूँ। द न्यू ऑपरेटर इज दिस स्पेसिफिक टू C++, कि ये C++ के लिए स्पेसिफिक है, और इट नॉट ओनली एलोकेट्स मेमोरी बट आल्सो कॉल्स द कंस्ट्रक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग क्रिएटेड। ये ना सिर्फ के मेमोरी को एलोकेट करता है बल्कि जो कंस्ट्रक्ट करता है ऑब्जेक्ट को उनकी भी कॉल्स देता है। एंड इट्स कॉमनली यूज्ड C++ फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। तो ये कॉमनली तौर पे यूज़ किया जाता है, आमतौर यूज़ किया जाता है मेमोरी एलोकेशन के लिए इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साफ ज़ाहिर इन्होंने बताया है कि न्यू ऑपरेटर जो है ना वो एक ऐसा बेस्ट ऑपरेटर है जो मेमोरी एलोकेट कर सकता है, ख़ास करके जब ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की जा रही हो। ठीक है, अगर इसका सेकंड पॉइंट देखें, इट अलाइंस वेल विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम के साथ बहुत अच्छे से अलाइन करता है एंड इंश्योरिंग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इज़ अ पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड C++। तो जब भी हम C++ के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम को लेके चलेंगे तो न्यू ऑपरेटर जो है ना वो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और उसमें जो मेमोरी एलोकेशन का इशू है, मेमोरी लीक्स का इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको मौलिक फंक्शन की भी फीचर बता देता हूँ कि मौलिक फंक्शन बेसिकली है क्या। तो मौलिक जो है मैं लोग जिसको बोलते हैं इज़ अ स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी फंक्शन फॉर मेमोरी एलोकेशन। अनलाइक न्यू इट डज नॉट इनवोक कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग इट मोर सुइटेबल फॉर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियोज। अब ये ना न्यू ऑपरेटर की निस्बत क्या है कि कंस्ट्रक्ट नहीं करता, न्यू ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉल्स देता है न्यू ऑपरेटर वो ये कंस्ट्रक्ट नहीं करता, और ये बेसिकली ये सुइटेबल है नॉन ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड सिनेरियोज के लिए। तो हमें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो चाहिए अपनी ऐप के अंदर, और ये नॉन ऑब्जेक्टेड सिनेरियो के अंदर मोस्ट सुइटेबल है, तो हम इस वजह से भी इसको क्या करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा, थोड़ा सब्र रखो, समझ लो। ठीक है, उसके अलावा
हुआ है कि malloc कैन बी यूज्ड इन C++ एंड इट माइट नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ कन्वीनियंस एंड सेफ्टी एज द न्यू ऑपरेटर स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब अगेन यहाँ पे बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म की हो रही है कि न्यू ऑपरेटर जो है वो वहाँ पे कन्वीनियंस है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस को क्रिएट डिस्ट्रक्ट करता है और उनको इंश्योर करता है कि किस में कौन सी चीज़ जानी चाहिए, यानी कि मेमोरी एलोकेशन मेमोरी लीक्स के अंदर। लेकिन मोलेक जो है ये बिल्कुल भी वहाँ पे सेम लेवल ऑफ कन्वीनियंस और सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। अभी आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास दो ऑपरेटर थे और इन दो ऑपरेटर में से हमने कौन सा चूज़ किया है अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐप के लिए। तो आपको पता चल गया है कि हमने न्यू ऑपरेटर का जो न्यू ऑपरेटर है हम ये यूज़ करेंगे अपनी ऐप को डेवलप करने के लिए एज अ C++ डेवलपर। अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। ये फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको डाउनलोड करके सॉल्यूशन को मज़ीद अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे देखो तो मैंने ये कितना लिखा है, ये ऑलमोस्ट अगर आप वहाँ पे पेस्ट करते हो 3 से 4 लाइंस, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 हो जाएंगी, इतनी लाइंस बनेंगी। अब यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। लोग कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में अपने नंबर तो गवा देते हैं, लेकिन अपनी अकल भी, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि इसका आंसर बन क्या रहा था और क्या नहीं। अभी जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गई होगी, मज़ीद आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म एंड इम्परेटिव टू एड्रेस मेमोरी लीक्स द न्यू ऑपरेटर इज़ द ऑप्शनल चॉइस, ठीक है, ऑप्टिमल चॉइस, सॉरी, ठीक है। सबसे पहली जो लाइन है वो यही होनी चाहिए, आपने ये लिखना है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को कंसिडर करते हुए और मेमोरी लीक्स को देखते हुए मैंने जो प्रेफर किया है मॉडल वो है न्यू ऑपरेटर, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि आई प्रेफर अ न्यू ऑपरेटर फॉर द कंसिडरिंग लाइक, यानी कि आई प्रेफर न्यू ऑपरेटर फॉर दिस ऐप, ठीक है। इसमें क्या होगा अब वो आपने बताना है, ठीक है। पहले जो लाइन वो है वो यही आपकी बयान कर रही हो कि आपके पास दो ऑपरेटर थे, आपने कौन सा चूज़ किया है। तो पहला जो लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइंस पहले लिखी हैं कि न्यू ऑपरेटर को मैंने ऑप्टिमल चॉइस कंसिडर किया है। अब आपने इसको क्यों कंसिडर किया है ये आपने जस्टिफाई करना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने शॉर्ट लिखा है, इट नॉट ओनली अलाइंस विद OOP प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग प्रॉपर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बट आल्सो मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स बाय मैनेजिंग मेमोरी ऑटोमेटिकली एंड प्रोवाइडिंग द सेफर एंड मोर रीबस्ट सोल्यूशन। अब यहाँ पे ये मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है ना, ये 3, यहाँ पे मैंने जस्ट ये लिखा है कि मैंने न्यू ऑपरेटर को क्यों यूज़ किया है इस ऐप के अंदर। तो आपने यहाँ पे बताना है, फ़ायदे बताने हैं न्यू ऑपरेटर के। जो इसका सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उनको डिस्ट्रक्ट कर सकता है। किस लिए? अपनी मेमोरी को मिनिमाइज़ करने के लिए, जो मेमोरी लीक्स का इशू है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि हमने मेमोरी लीक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म का जो कंसेप्ट है उसको मद्देनज़र रख के चलना है। अब ये क्या करता है कि मिनिमाइज़ करता है रिस्क को और मैनेज करता है मेमोरी को ऑटोमेटिकली और प्रोवाइड करता है सेफ़र और मोर रिबस्ट सॉल्यूशन। इस वजह से मैंने क्या किया है कि न्यू ऑपरेटर को एज अ बेस्ट ऑपरेटर फॉर दिस ऐप कंसिडर किया है और मैं इसको सिलेक्ट किया है। अब इतना आपने आंसर देना है। आप नीचे पे एक लाइन ऐड कर सकते हो यहाँ पे मज़ीद कि जो मौलिक फंक्शन है मैंने उसको क्यों नहीं ऐड किया। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि मौलिक फंक्शन डज नॉट acquire according to the object oriented paradigm and it does not construct and destruct the objects and it increases the issues और रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स, ठीक है। इतना भी आप यहाँ पे एक लाइन बना के लिख सकते हो जो कि मोर बेस्ट हो जाती है अगर आप लिखना चाहते हो। बेसिकली जब भी, ठीक है, आपको सोल्यूशन मैंने देखा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फाइल नहीं प्रोवाइड करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एक ही तो सोल्यूशन है थोड़ा सा। जब भी मेरी बात सुने, जब भी आपको GTBs के अंदर ये पूछा जाता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, और 2 चॉइसेस में से आपने एक चॉइस चूज़ करनी है, तब आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सॉल्यूशन का वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि पहला पॉइंट जो है वो आपका ये होना चाहिए कि आपने दोनों चॉइसेस में से कौन सी चॉइस चूज़ की है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यू ऑपरेटर का फंक्शन है और मौलिक का है, तो आपने इनमें से कौन सा चूज़ किया है सबसे पहली लाइन में आपने ये बताना है। ठीक है। दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइन में आपने जो आपने चूज़ किया है उसको जस्टिफाई करना है, उसके सपोर्ट करनी है, उसको वैलिड रीज़न के साथ बताना है कि मैंने इस वजह से इसको चूज़ किया। और एंड पे थर्ड पॉइंट में आप ये बयान कर सकते हो कि जनाब मैंने जो छोड़ा है ना ऑपरेटर, यानी जिसको मैंने चूज़ नहीं किया, तो उसके ये डिसएडवांटेज थे जिनकी वजह से मैंने उसको चूज़ नहीं किया। ठीक है। तो ये सीन है जब भी आप दो ऑपरेटर्स को, दो डिफरेंट चीज़ों को चूज़ करना चाहते हो और उनमें से एक चूज़ करनी है, तो ये स्ट्रक्चर होता है आपकी जीटीबी का। ठीक है। समझ आ रही है आपको? जो CS11 की जीटीबी है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, और वो मैं काफ़ी पहले ही अपलोड कर दी थी। यहाँ पे आपको 6 डेज़ अगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह मैंने उसको उसमें भी डिटेल से आपको समझाया है। होप सो उसकी भी आपको समझ आएगी और इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।